हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कौर आहूजा मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर से एमएमसी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसको हम लोग फाइब्रॉइड कहते हैं। फाइब्रॉइड होता क्या है? गर्भाशय की गांठ या ट्यूमर को हम लोग फाइब्रॉइड कहते हैं। ये एक ज़्यादातर केसेस में ये एक नॉन कैंसरस कंडीशन है, तो इससे डरिए बिल्कुल मत। ये मत सोचिए कि आपको कैंसर हो गया है। ये गांठ यूजुअली हम लोगों को रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में मिलती है, जो कि आपकी 20 से 40 साल की उम्र के बीच में कभी भी मिल सकती है। लेकिन ऑन लार्जर स्केल अगर हम लोग बात करें तो ये मेनार्की से मेनोपॉज के बीच में कभी भी मिल सकती है। मेनार्की मतलब वो समय जब पीरियड स्टार्ट होते हैं, मेनोपॉज मतलब वे टाइम जब पीरियड्स खत्म होते हैं, यानी 50, 51 या 55 साल की उम्र। तो कितने प्रकार के फाइब्रॉइड्स होते हैं, इसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं डिपेंडिंग ऑन पोजीशन ऑफ फाइब्रॉइड। ये यूट्रस की कौन सी दीवार पर है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर पर हो तो इसको हम लोग कहते हैं सबसिरोजल फाइब्रॉइड। ये बीच वाली परत में हो तब हम लोग इसको कहते हैं इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड। और अगर ये सबसे अंदर वाली परत में हो तो हम लोग कहते हैं इसको सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड। इसके सिम्टम्स क्या हैं? ज़्यादातर पेशेंट्स हमारे पास आते हैं इर्रेगुलर पीरियड्स, हैवी फ्लो यानी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना पीरियड्स के टाइम, पेन बहुत ज़्यादा होना। ये जितने भी लक्षण होते हैं डिपेंड करते हैं कि फाइब्रॉइड की पोजीशन क्या है, मतलब वो कौन सी लेयर में प्रेजेंट है। फाइब्रॉइड इनर मोस्ट लेयर में है तो पेशेंट कंप्लेन करेगा कि उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है या फिर इर्रेगुलर ब्लीडिंग होती है। अगर और साथ में पेन भी होता है पीरियड्स के टाइम। और अगर फाइब्रॉइड बीच वाली लेयर में हो यानी मायोमेट्रियम में हो, तब ऐसी कंडीशन में उस पेशेंट को ज़्यादातर केसेस में हैवी ब्लीडिंग के साथ पेन भी होता है। और अगर ये बाहर वाली परत यानी कि सिरोजल लेयर में हो, जिसको हम लोग सबसिरोजल फाइब्रॉइड कहते हैं, और बड़े साइज का हो, तो पेशेंट कंप्लेन कर सकता है पेन के अलावा प्रेशर सिम्टम्स के लिए, जैसे कि बार बार यूरिन लगना अगर वो आगे की दीवार पे प्रेजेंट हो, और कॉन्स्टिपेशन होना अगर वो पीछे वाली दीवार पे हो यूट्रस की, और इसकी वजह से पेशेंट को बैकएक भी हो सकता है। इसका साइज़ क्या होता है? इसका साइज़ बहुत ही वेरिएबल रहता है। 1 सेंटीमीटर से छोटा भी हो सकता है और 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा भी हो सकता है। आइए हम लोग बात करें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं फाइब्रॉइड के। पहला कॉम्प्लिकेशन मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, पेशेंट को होना, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना, जिसकी वजह से पेशेंट को अनीमिया हो जाता है यानी खून की कमी हो जाती है। दूसरा इनफर्टिलिटी यानी पेशेंट कंसीव नहीं कर पाती। अगर फाइब्रॉइड सबम्यूकोजल हो या फिर इंट्राम्यूरल हो तो ऐसी सिचुएशन में पेशेंट को या तो प्रेगनेंसी नहीं आएगी, अगर आएगी तो बार बार अबॉर्शन होने के चांसेस होते हैं। आइए हम लोग बात करें इसको डायग्नोस कैसे करते हैं। डायग्नोसिस के लिए हम लोग को ज़रूरत पड़ती है अल्ट्रासाउंड की। अगर पेशेंट अनमैरिड है तो ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, और अगर पेशेंट मैरिड है तो ट्रांसवेजाइनल। कभी कभी हम लोगों को एमआरआई की ज़रूरत भी पड़ सकती है। अब हम लोग बात करते हैं फाइब्रॉइड का ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट डिपेंड करता है 4 चीज़ों पर। ये 4 चीज़ें हैं: पेशेंट की एज क्या है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। प्रायोरिटीज़ मतलब उसको फैमिली कंप्लीट है कि नहीं है, और साइज़ क्या है फाइब्रॉइड का। अगर फाइब्रॉइड का साइज़ 3 सेंटीमीटर से छोटा है और पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग पेशेंट्स को बोल देते हैं कि आप हर 6 मंथ्स पे या साल में एक बार एक अल्ट्रासाउंड करा लीजिए। उसकी ट्रीटमेंट की कोई नीड्स नहीं होती है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी पेशेंट्स आते हैं गांव से या इधर उधर से कि हम लोगों को ऑपरेशन के लिए बोल दिया गया या बच्चेदानी निकालने के लिए बोल दिया गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मेडिकल ट्रीटमेंट फाइब्रॉइड का होता ही नहीं है। आप कितनी भी मेडिसिन खिला दीजिए, बहुत सारी ड्रग्स हैं जो आजकल आई हैं, लेकिन इसका जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है कभी बहुत फ्रूटफुल नहीं रहा है। हो सकता है कुछ समय के लिए ग्रोथ कम हो जाए फाइब्रॉइड की मेडिकल मैनेजमेंट से, लेकिन परमानेंट रिस्पॉन्स आज तक नहीं देखा गया।
और अगर अब हम लोग बात करेंगे सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या है। सर्जिकल ट्रीटमेंट ही इसका गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, राइट ट्रीटमेंट है, और वो भी दूरबीन द्वारा, या तो हिस्ट्रोस्कोपी द्वारा या फिर लैप्रोस्कोपी द्वारा। और ट्रीटमेंट डिपेंड करता है फाइब्रॉइड किस लोकेशन पे है। अगर फाइब्रॉइड इनर मोस्ट लेयर में यानी एंडोमेट्रियम में, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग पेशेंट की हिस्ट्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी करते हैं। उसमें हम लोग यूट्रस को नॉर्मल सेलाइन से फुला देते हैं, फिर हम लोग उसमें रिसेक्टोस्कोप डाल के, यानी हिस्ट्रोस्कोप में जो रिसेक्टोस्कोप होता है उसको डाल के लूप द्वारा उसको रिसेक्ट करते हैं, यानी निकालते हैं। सबसे अच्छी चीज़ इसके बारे में ये है कि पेशेंट का डिस्चार्ज सेम डे हो जाता है, ना इसमें कोई चीरा ना कोई टाँका आता है, और पेशेंट को कोई पेन भी नहीं होता, और पेशेंट कंसीव भी कर सकती हैं नेक्स्ट मंथ। अब या फिर हम लोग कभी कभी पेशेंट्स को, अगर फाइब्रॉइड का साइज़ बड़ा है तो पेशेंट को बोल देते हैं 3 to 4 मंथ्स के बाद वह अपनी मेडिसिन प्लान कर सकती कंसीविंग के लिए। अगर फाइब्रॉइड यूट्रस की मिडिल लेयर यानी मायोमेट्रियम में है या आउटर मोस्ट लेयर सिरोजा में है, तो उस सिचुएशन में हम लोग करते हैं लैप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी। अगर पेशेंट कंसीव करना चाहती है तो ओपन मायोमेक्टमी का कोई रोल नहीं है, क्योंकि ओपन मायोमेक्टमी के बाद बन जाते हैं बहुत सारे एडिशंस यानी जाले, जिससे पेशेंट को कंसीव करने में दिक्कत हो सकती है। अब आप कहेंगे दूरबीन द्वारा आप इतना बड़ा मायोमा या बहुत सारे फाइब्रॉइड्स, बड़े साइज़ के फाइब्रॉइड्स कैसे निकाल सकते हैं? तो इसका आंसर ये है कि हम लोग पहले तो मायोमा निकालते हैं, इंसाइज करते हैं, उसके बाद हम लोग पावर मॉर्सलेशन से उसको लंबे पतले पीसेस करके पोर्ट के द्वारा जो छेद जहाँ से हम लोग पोर्ट बनाते हैं वहाँ से हम उसको निकाल सकते हैं। और उसके बाद हम लोग 4 से 6 महीने के बाद पेशेंट को कंसीव होने का ट्रीटमेंट देते हैं। कभी कभी कुछ पेशेंट्स आते हैं प्रेगनेंसी में फाइब्रॉइड्स लेकर, वो भी बिल्कुल मत डरे। कुछ पेशेंट्स कहते हैं कि हम कंसीव कर गए, क्या अबॉर्ट करा लें? तो बिल्कुल नहीं, आपका फाइब्रॉइड सिजेरियन के टाइम पे निकल सकता है, चाहे कितने भी नंबर ऑफ फाइब्रॉइड्स हो। हम लोग सी सेक्शन के टाइम पे फाइब्रॉइड्स निकाल देते हैं। हमारे पास एक रिकॉर्ड है जिसमें हम लोगों ने 24 फाइब्रॉइड्स निकाले थे सिजेरियन के टाइम पे, और उसके बाद मदर एंड बेबी दोनों ही ठीक रहे, कोई दिक्कत नहीं हो, दोनों ही स्वस्थ रहे और आराम से घर गए। तो ये सारी बात थी आपकी ट्रीटमेंट के बारे में और पूरी फाइब्रॉइड्स के बारे में। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो फाइब्रॉइड से रिलेटेड या फाइब्रॉइड के ट्रीटमेंट से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर डालें, मैं या मेरा कोई टीम मेंबर इसको रिस्पॉन्ड करेगा। थैंक यू सो मच।